जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे देवी गंगा क्लासेस में। और एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस, बिहार और इंडिया और विश्व से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं जो आने वाले दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे या फिर ऑल इंडिया जीडी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग के लिए निभा सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। इसलिए एक बार मैं फिर से आप लोग के लिए स्टैटिक पार्ट का कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और सही से आपको उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोच समझ करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, उसमें अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी? कुछ साउथ इंडिया टेरिटरी थी उसको कब्जा करने के लिए। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है फ्रांसीसी के साथ, ऑप्शन बी है डच के साथ, ऑप्शन सी है स्पेन के साथ, या ऑप्शन डी है पुर्तगाल के साथ। सोचिए आराम से और एकदम अच्छे से बताइए कमेंट में कि इसका सही जवाब क्या होगा। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? आपको मैं ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा ताकि एक ही बार में ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जल्दी से याद आ जाए और जैसे आप लोग उसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो बताइए 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी के विरुद्ध, ऑप्शन बी है डच के विरुद्ध, ऑप्शन सी है स्पेन के विरुद्ध, या ऑप्शन डी है पुर्तगाल के विरुद्ध। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों के साथ लड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर सही जवाब याद रखिएगा। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किस वर्ष किया गया था? बताना है आपको। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1929 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1931 को, या ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1932 को। आराम से सोचिए, समझिए और कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसकी घोषणा की गई थी। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज दिवस कब? 26 जनवरी को घोषित किया गया था 1930 को, और किनकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ हुई थी अधिवेशन? थी ये आपको हुई थी लाहौर में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की गई थी मनाने की। ये 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, सोचिए, समझिए और इसका सही जवाब लिखिए कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ये है, ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अच्छे से आप लोग सोच करके, अच्छे से बैठ के, अच्छे से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट में आप लोग लिखते चलिए।
थोड़ा सा सोचिए और फिर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताते चलिए जल्दी से। तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि आपको 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? किस क्रांतिकारी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रनाडे जी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय जी, या ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। बताइए, आपको बताना है सोच समझ करके और कमेंट में लिखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाडे जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय जी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। आपको सोचिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे B.R. संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर जी। इन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका को लिखी थी। ठीक है, इन्होंने ही लिखी थी। तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत पत्रिका किसकी शुरुआत थी, किसने शुरुआत की थी? तो B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा है विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी थी? किसने, कौन ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ये कहा था कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके बारे में विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी थी, क्योंकि आदमी को बांटा गया था बंगाल वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को। तो ये बताना है कि इसका ऑप्शन है ए हरि सिंह ने ऐसा कहा था, या ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहे थे, ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी ने ऐसा कहे थे, या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ऐसा कहे थे। बताइए, आप लोग को सोचना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा है कि विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी थी? ऑप्शन ए है हरि सिंह जी ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी है दादा भाई नेहरू ने, और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने ये बात कहे थे। और इनको एक चीज़ और याद रखिएगा इनके बारे में कि इनको राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में राष्ट्र गुरु भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? मतलब इधर से आ रही है आपको कर्क रेखा, इधर से आ रही है मानक रेखा। आपको ये बताना है कि ये जगह कौन सा है, किस स्थान पर, किस पठार पर एक दूसरे को काटती है, मतलब एक दूसरे को ओवरहेड करती है। ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड पठार पर, ऑप्शन बी है बघेलखंड पठार पर, ऑप्शन सी है अमरकंटक पठार पे, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। लोग ये सब क्वेश्चन कभी कभी मिलते हैं, लेकिन कोई न कोई एग्जाम में जरूर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन्स। अब बताइए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड पे पठार पे, ऑप्शन बी है बघेलखंड पठार पर, ऑप्शन सी है अमरकंटक पठार पर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए और कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
ऐसा आप लोग लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बघेलखंड के पठार पे, जो कि आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर आपको मानक समय, कर्क रेखा और मानक समय एक दूसरे को ओवरसाइड करती है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, सारगेसो सागर किस महासागर का भाग है? मान लीजिए कि एक सारगेसो सागर है, मान लीजिए कि एक मान लीजिए सागर है, और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक साउथ चाइना सी भी इस्टेब्लिश है, ईस्ट चाइना सी भी है, तो इसी को बोलते हैं ये किसका भाग। जैसे मान लीजिए ये दोनों साउथ चाइना, ईस्ट चाइना आपको प्रशांत महासागर का भाग है। उसी तरह आपको बताना है कि ये सारगेसो सागर जो है वो किस महासागर का भाग है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, या ऑप्शन डी है आर्कटिक सागर। ठीक है, आप लोग अच्छे से सोचिए, बताइए। और ये बहुत न्यूज में भी रहता है, क्योंकि ये आपको अमेरिका के आसपास लोकेटेड है, और खास करके क्यूबा के बॉर्डर पे। आपको अब याद आइएगा कि क्यूबा कहाँ है, तो क्यूबा आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसलिए सारगेसो सागर भी किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो अटलांटिक महासागर का। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत में करेवा, आप बताइए, भारत में एक ऐसा जगह है करेवा जो किसी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में करेवा, ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए याद रखिएगा। भारत में करेवा किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है फूलों की खेती के लिए, या ऑप्शन सी है काजू की खेती के लिए, या ऑप्शन डी है केसर की खेती के लिए। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में करेवा किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मक्का के लिए, ऑप्शन बी है फूल की खेती के लिए, ऑप्शन सी है काजू की खेती के लिए, या ऑप्शन डी है केसर की खेती के लिए। तो चलिए अब मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका उत्तर सही क्या है, ये करेवा जो है जम्मू कश्मीर में है, और ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये बात याद रखिएगा। ये करेवा कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में है, और ये आपको केसर की खेती के लिए ये बात याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कोयला किस खदान से निकाली गई थी? आपको बताना है जो भारत है, ऐसा कौन सा खदान है भारत में, कहाँ, जिससे पहली बार कोयला निकाली गई थी? ऑप्शन ए है हल्दिया में से, ऑप्शन बी है रानीगंज में, ऑप्शन सी है धनबाद में, या ऑप्शन डी है बोकारो में। आपको ये बताना है कि किस इस चारों में से किस कोयले खदान से सर्वप्रथम सबसे पहले कोयले की खदान कोयला इसी खदान से निकाली गई थी। किस खदान से निकाली गई थी सबसे पहली बार कोयला, समझे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रानीगंज खदान से। रानीगंज का जो खदान है उससे पहली बार भारत में कोयले का उत्पादन, मतलब कोयला को निकाला गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध खेतरी किसके खदानों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कोयल माइनिंग से एक और क्वेश्चन, और ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का भी बोल सकते हैं। राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध खेतरी, जो कि ये क्वेश्चंस कई बार किसी भी एग्जाम में रिपीट, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। खेतरी किसके खदानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तांबा के लिए, ऑप्शन बी है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन सी है निकेल के लिए, या ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम के लिए। आप लोग अच्छे से सोचिए और सोच समझ करके कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। राजस्थान में स्थित खेतरी
किसके खदानों के लिए प्रसिद्ध है? चलिए अब मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब होगा आपको तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए राजस्थान का खेतरी प्लेस जगह प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चंस है अडू अटोल किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है कि अडू अटोल जो है वो किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर में, या ऑप्शन डी है दक्षिण चीन सागर में। आप लोग अच्छे से सोच के बताइए, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के मामले में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम सेंटर में डिफ़िकल्ट ना हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को याद कराया जा रहा है। बताइए अडू अटोल किस महासागर में स्थित है? सोचिए और अच्छे से बताइए कि इसका जवाब सही जवाब क्या होगा। बताइए जल्दी से बताइए, अडू अटोल किस महासागर, बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो अडू अटोल जो है ये आपको हिंद महासागर में स्थित है, ये याद रखिएगा। अडू अटोल कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है गंगा मेकोंग सहयोग वर्ष 2000 में कहाँ शुरू किया गया था? जो गंगा मेकोंग कोऑपरेशन है वो वर्ष 2000 में कहाँ शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है थाईलैंड से, ऑप्शन बी है लाओस से, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया से, या ऑप्शन डी है सिंगापुर से। आप लोग अच्छे से सोच समझ के सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। गंगा मेकोंग सहयोग वर्ष 2000 में कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है थाईलैंड में, ऑप्शन बी है लाओस में, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया में, या ऑप्शन डी है सिंगापुर में। चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। अब इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, लाओस से शुरू किया गया था 2000 में, ये याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या हो गया? लाओस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चंस है रूपसी। अब देखिए एक रूपसी ऐसा जगह है, अच्छा जगह है, रूपसी हवाई अड्डा, एक हवाई अड्डा है। अब एग्जाम में पूछ लेगा रूपसी क्या है तो आप बोल दीजिएगा हवाई अड्डा है, एक क्वेश्चन बन गया। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये भी आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय में, ऑप्शन बी है मिजोरम में, ऑप्शन सी है असम में, ऑप्शन डी है सिक्किम में। जरा सोच समझ के आप लोग सही जवाब दीजिए कमेंट में कि रूपसी जो हवाई अड्डा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है, मिजोरम राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है, या फिर सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका असम में रूपसी हवाई अड्डा आपको असम में देखने को मिलेगा। रूपसी हवाई अड्डा जो है आपको असम में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भरमौर जनजाति निवास करती है? बताइए। अब जनजाति भी इंडिया में बहुत सारे हैं, अब कितना जनजाति को याद रखें कि कौन कहाँ निवास करती है, किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस प्लेस में, और उनका शेड्यूल ट्राइब है या फिर शेड्यूल कास्ट है, किस कास्ट में आते हैं ये भी देखना पड़ता है। तो ये बताइए कि भारत के किस राज्य में भरमौर जो है, भरमौर लिखा हुआ है, भरमौर जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है
उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। आप लोग अच्छे से सोच के इसका सही जवाब बताइए। ठीक है, अच्छे से सोचिए, समझिए और जान करके सही आंसर कीजिए। भारत के किस राज्य में भरमौर जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि भरमौर जनजाति जो है वो आपको हिमालयन राज्य, आपको हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को काट देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अब देखिए भारत का सबसे बड़ा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो आप बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन ये किस राज्य में स्थित है ये भी आपको भी जानना है। ऑप्शन ए है केरल में है, ऑप्शन बी है कर्नाटक में है, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में है, या ऑप्शन डी है गुजरात में है। अच्छे से सोच समझ करके सही जवाब दीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी है गुजरात में। तो चलिए इसका सही जवाब मैं अब बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। ये आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उसमें पूछ रहा था कि राजस्थान का खितरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। अब पूछ रहा है तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, ऐसा राज्य पूछ रहा है और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, दो क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड, या ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। आपको अच्छे से बताना है, सोच समझ कर अच्छे से पढ़ करके इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है कि भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड, या ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का पहलगाम जिला किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइए, पहलगाम जो है बहुत खतरनाक जिला है, मतलब सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर बहुत सारे खून खराब होते रहते हैं। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी भी होते हैं, बम ब्लास्ट भी होते हैं। अभी हाल ही में देखे थे कितना गोलीबारी, कितना आदमी को मार दिया गया था, जिससे युद्ध की दोनों देश में युद्ध भी छिड़ गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कश्मीर का पहलगाम जिला किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए है रावी नदी के किनारे पर, ऑप्शन बी है झेलम नदी के किनारे पर, ऑप्शन सी है लीधर नदी के किनारे पर, या ऑप्शन डी है आपको सिंधु नदी के किनारे पर। तो ये आपको बताना है कि कश्मीर का पहलगाम किस नदी किनारे इस पर स्थित है। तो आपको ये लीधर नदी किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लीधर नदी। आपको एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि लीधर नदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी के निकट की पहाड़ियाँ किस पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है? आपको बताना है कन्याकुमारी के निकट जो पहाड़ियाँ हैं वह किस पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है डोडा बेटा, ऑप्शन बी है इलायची पहाड़ियाँ के नाम से, ऑप्शन सी है अनईमुडी पहाड़ियाँ के नाम से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग अच्छे से सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करें। कन्याकुमारी के निकट की पहाड़ियाँ किस पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है डोडा बेटा, ऑप्शन बी है इलायची पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अनईमुडी की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होता है इलायची की पहाड़ियाँ। जो कन्याकुमारी के निकट की जो पहाड़ियाँ हैं उनको इलायची पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? अब बताइए, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको एक साथ। पहली बार तो विश्व में सबसे बड़ा, उसके बाद क्या रेशम का उत्पादक देश कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है अपना देश भारत है, या ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया है, या ऑप्शन सी है अमेरिका है, या ऑप्शन डी है चीन है। आपको सही सही सोचना है, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, या ऑप्शन डी है चीन। आप लोग ज़रा सोच समझ करके ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और चाइना स्टील का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाइना जो है आपको तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन चाइना चावल का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन अब भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? भारत। मखाना के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। ये सभी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से मैं आपको इतना क्वेश्चन बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वह दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बताइए, भारत का एक ऐसा पास है जो, जैसे पास मतलब होता है कि आदमी उस मतलब पास से आर पार हो सके, सामान चाहे ट्रेड होता है, जैसे चाइना इंडिया के बीच में होता है, चाइना नेपाल के बीच में होता है, चाइना भूटान के बीच में होता है। इस तरह से मतलब पहाड़ है, उसके नीचे से रास्ता बना है, उसी को बोलते हैं पास। तो आपको बताना है कि भारत का वह दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए है नाथुला जो कि सिक्किम में है, ऑप्शन बी है शिवकिला जो आपको हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी है बोमदिला, या ऑप्शन डी है खेबर। अच्छे से सोच के बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का वह दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाथुला जो सिक्किम में स्थित है। यही आपको भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में किस बंदरगाह को विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि दुनिया में जो बंदरगाह हैं, किस बंदरगाह को विश्व के कॉफ़ी, मतलब वहाँ पर ज़्यादा कॉफ़ी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते होंगे, इसीलिए बताया जा रहा है ऐसा, विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है सेंटोस, ऑप्शन बी है पैकेटोन्स, ऑप्शन सी है मुसीरी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को अच्छे से ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सही से याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के पढ़ने में और समझने में आसानी होगी, और याद करने भी बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए बताइए, दुनिया में किस बंदरगाह को
विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग से रिक्वेस्ट है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सेंटोस। सेंटोस जो है विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग शायद जानते भी होंगे, चाहे बहुत बच्चे नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? आपको बताना है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, आपको ये बताना है। बताइए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, या ऑप्शन डी है रूस में। चलिए बताइए किसका सही जवाब क्या होगा? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए है ब्रिटेन में, बी है दक्षिण अफ्रीका में, सी है ऑस्ट्रेलिया में, या डी है रूस में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा आप लोग कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। थार मरुस्थल कहाँ है? तो इंडिया राजस्थान में। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया में। सहारा कहाँ है? तो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश का है? आपको ये बताना है कि विश्व में इतना बड़ा देश है, जैसे कि मान लें कि रसिया है, चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, कनाडा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। उन देशों में से, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, या ऑप्शन डी है अमेरिका। तो विश्व में सबसे बड़ा जो है तटीय राज्य, मतलब सबसे बड़ी सीमा रेखा है, वो कनाडा और अमेरिका के बीच है। इस बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ दिए थे, ठीक है, कि सबसे बड़ा सीमा रेखा किस 2 देशों का है? तो अमेरिका कनाडा का, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल का खदान कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे पुराना तेल का खदान कौन सा है? ऑप्शन ए है अंकलेश्वर, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम, या ऑप्शन डी है रानीगंज। आप लोग अच्छे से सोचिए, समझिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का सबसे पुराना तेल का खदान कौन सा है? खदान या कारखाना भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए है अंकलेश्वर, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी है रानीगंज। चलिए आप लोग जान चुके होंगे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है असम, जो कि आपको डिगबोई, जो कि आपको असम में स्थित है। तो भारत का सबसे पुराना तेल का खदान डिगबोई है, जो कि आपको असम में स्थित है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग नंबर 1 हल्दिया को किससे जोड़ता है? जो भारत का जल से जाने वाला जल मार्ग है, जो नदियों के द्वारा कनेक्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ सामान यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो हल्दिया को किस पोर्ट से जोड़ता है, किस नदी पोर्ट से जोड़ता है, ठीक है? ये बताना है आपको। भारत का सबसे बड़ा है, एक तो याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा है ये,
और इसका जल मार्ग नंबर 1 है, ये सबसे बड़ा है। और हल्दिया को और ये किस शहर से जोड़ता है? ऑप्शन ए है काकरापार से, ऑप्शन बी है बनारस से, ऑप्शन सी है इलाहाबाद से, ऑप्शन डी है कानपुर से। तो भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग नंबर 1 हल्दिया को किससे जोड़ता है? तो ये आपको बनारस से जोड़ता है, याद रखिएगा। सॉरी, ये आपको इलाहाबाद से जोड़ता है, बनारस नहीं इलाहाबाद से जोड़ता है हल्दिया को। ये बात, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? अब देखिए ज्योग्राफी के इतना शानदार क्वेश्चंस और टाइगर रिजर्व के बारे में कि भारत के किस राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। और अभी सबसे ज़्यादा करंट में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु भी कहाँ हुई है? तो वो मध्य प्रदेश में हुई है। भारत के किस राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, या ऑप्शन डी है पंजाब में। आपको अच्छे से सोच समझकर इस क्वेश्चंस का सही जवाब देना है कि भारत के किस राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और किस भारतीय शासक के बीच हुआ था? आपको बताना है कि पानीपत का लड़ाई बाबर और किस भारतीय शासक के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। अब देखिए, इसी लड़ाई के बाद मुगल वंश की स्थापना भारत पर की गई थी। ऑप्शन ए है बलबन के साथ हुआ था, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन के साथ हुआ था, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी के साथ हुआ था, या ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। ठीक है, आप लोग अच्छे से सोच समझ के, एक फेमस लड़ाई है इंडिया का, जिसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और उसके बाद मुगलों ने इंडिया पर लगभग 200-250 साल के आसपास राज किया था। और फाइनली 1857 में मुगल की शासन समाप्त हुई थी। लास्ट रूलर थे जफर टू। ठीक है, जो कि 1857 क्रांति के बाद उनको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और किस भारतीय शासक के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के आखिरी शासक थे। इसके बाद लोदी वंश खत्म हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? अब आपको बताना है कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 1915 ईस्वी में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1916 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1919 में। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1919 में। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए, करेंट का क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर हाल ही किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला, अब देखिए इसमें बताना है भारत का पहला भी है
क्या चीज़ है? तो हाइड्रोजन चालित ट्रेन है, जो हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेन। वो पहली बार किस राज्य में चलाया जाएगा? आपको बताना है इस चारों राज्य में से कि भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलाया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है पंजाब में। सोच समझ के अच्छे से आंसर उत्तर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलाया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है गुजरात में, या ऑप्शन डी है पंजाब में। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या होगा, तो मैं आपका इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हरियाणा में पहली बार ये हाइड्रोजन चालित ट्रेन को चलाया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मुरी गंगा नदी बहती है? बताइए। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बहुत लोग इन नदी के बारे में, लेकिन बहुत सारी नदी ऐसा है जो हम लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो नदी है प्रेजेंट में। भारत के किस राज्य में मुरी गंगा नदी बहती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है झारखंड में बहती है, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में बहती है, ऑप्शन सी है उड़ीसा में बहती है, या ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में बहती है। आप लोग अच्छे से सोच समझ के और इस क्वेश्चन को लिखते भी जाइएगा कि देखिए, पहली बात तो मुरी गंगा नदी ये किस राज्य में बहती है, ये भी एक अच्छा सवाल है। आपको बताना है ऐसी नदी कहाँ बहती है, मुरी गंगा किस राज्य में बहती है बताना है आपको। तो ये मुरी गंगा नदी जो है आपको ये वेस्ट बंगाल में बहती है, याद रखिएगा। मुरी गंगा नदी आपको वेस्ट बंगाल में बहती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन चुन के लाता हूं ताकि आप लोग को किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस जरूर ही पूछे जाएं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अच्छे से सोच समझ के इसका जवाब देना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2026 को, ऑप्शन बी है 2027 को, ऑप्शन सी है 2028 को, ऑप्शन डी है 2029 को। चलिए, जो प्रेजेंट साल चल रहा है 2026, इसी साल को संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2026 को। ठीक है, 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए 2026। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप देखिए एक और खतरनाक क्वेश्चन, हरामी नाला, एक गाली भी होता है हरामी, हम लोग किसी को बोल देते हैं हर जगह, गलत बात है। हरामी नाला भारत और किस देश के बीच बहती है? एक नाला है हरामी नाला जिसको कहा जाता है, भारत और किस देश के बीच बहती है? ऑप्शन ए है चीन के बीच बहती है, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है, या ऑप्शन डी है आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच बहती है। ये आपको याद रखना है। बताइए कि हरामी नाला भारत और किस देश के बीच बहती है? तो ये आपको भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है,
आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हर साल कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है? देखिए बहुत ही मतलब फेमस त्यौहार है, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाता है। वो किस राज्य में मनाया जाता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम। भारत के किस राज्य में हर साल कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है त्रिपुरा में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, ऑप्शन डी है मिजोरम में। अच्छे से सोच समझ के बताइए, कभी कभी याद किया हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में मिस हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए कि कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, असम में आपको हर साल कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, नानावती आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है कि जो नानावती आयोग था, और ये आयोग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 1984 में जो सिख दंगे हुए थे 1984 में, उसकी जांच के लिए एक कमेटी को गठन किया गया था। ठीक है, तो ही आपको बताना है कि नानावती आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 1998 में, ऑप्शन सी है 2000 में, ऑप्शन डी है 2001 में। तो नानावती आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1995 में, 1998 में, 2000 में, या डी ऑप्शन है 2001 में। आप लोग अच्छे से सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2001 में नानावती आयोग का गठन किया गया था 1984 सिख दंगों का जांच करने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आप लोग याद रखिएगा 2001 में इसका गठन किया गया था, और किसके लिए? एक क्वेश्चन और बनता है, कब किसके लिए? तो 1984 सिख दंगों के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से आप लोग के लिए, किसी राज्य के विधानमंडल को कौन बर्खास्त कर सकता है? मान लीजिए किसी राज्य का विधानसभा है, उसको कौन बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। आप लोग अच्छे से सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए। किसी राज्य के विधानमंडल को कौन बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करता हूँ, ताकि आपको माइंड में अच्छे से, आप लोग को माइंड में अच्छे से क्वेश्चन छप जाए, ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, किसी राज्य के विधानमंडल को कौन बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, या ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जी जो हैं वही बर्खास्त कर सकते हैं। जब देखेंगे किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उसको फुल मेजोरिटी नहीं होने के कारण विधानमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, राज्यपाल जी बर्खास्त कर सकते हैं विधानमंडल किसी राज्य के। ठीक है, उस राज्य के गवर्नर उस राज्य के विधानमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया आर्टिकल से संबंधित, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आप लोगों को बताना है अच्छे से कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए है 19(1)(a), ऑप्शन बी है 19(2)(b), ऑप्शन सी है 19(3)(c),
ये ऑप्शन डी है 19/4D। अच्छे से सोचिए, इस सब क्वेश्चन को लिख लिया कीजिए कहीं कॉपी पर, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है 91A, ऑप्शन बी है 192B, ऑप्शन सी है 193C, ये ऑप्शन डी है 194D। अब लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 91A जो है ऑप्शन ए, ये आपको प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चंस है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चंस है, जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 59वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 60वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 61वें संशोधन के द्वारा, या ऑप्शन डी है 62वें संशोधन के द्वारा। अच्छे से सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। किसकी आयु? मतदान की आयु, किसी भी पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा 61वें संशोधन के द्वारा 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग का वोट देने का अधिकार कितना है? 18 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार कितने वर्ष तक लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव? 21 वर्ष के होने के बाद। लोकसभा का मेंबर कितने वर्ष के बाद बन सकते हैं? 25 वर्ष के बाद। और राज्यसभा का 30 वर्ष, विधानसभा का 25, वैसे विधान परिषद का 30। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो आप लोग के लिए अगला क्वेश्चंस है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ठीक है, आपको ये बताना है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 46वां संशोधन, या ऑप्शन डी है 47वां संशोधन। अच्छे से कमेंट में जवाब लिखिए, अच्छे से याद करके, और याद भी करते जाइए साथ ही साथ क्वेश्चन को, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस न हो जो आप बार बार पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको याद करना है कि ये 42वां संविधान संशोधन है ना, इसके थ्रू ही आपको मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, भारत के संविधान में, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य, मतलब जो सदस्य नहीं है किसी संसद या चाहे विधानसभा का, के रूप में कौन संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है? बताइए, इसमें जो है कौन ऐसा आदमी है जो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी वो संसद के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति जी, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश जी, ऑप्शन सी है राज्यपाल जी, ये ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जी। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, इस क्वेश्चन में इसका सही जवाब है ही नहीं। इस क्वेश्चन में सही जवाब इसका नहीं है। इसका सही जवाब होगा न्यायवादी। क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन में जवाब नहीं था। तो एक गैर सदस्य के रूप में कौन संसद की कार्यवाही में शामिल हिस्सा ले सकता है? तो महान्यायवादी, मतलब एडवोकेट, महान्यायवादी जो होते हैं एडवोकेट जनरल, वो ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये ले सकते हैं। एडवोकेट तो राज्य में होता है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी वो ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है,
कि भारत में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तब कौन राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। मान लीजिए अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें देखिए क्या दिया है कि भारत में जब राष्ट्रपति भी अपने पद पे नहीं है, मतलब डेथ हो गया, चाहे कहीं चले गए, चाहे पद से उनको हटा दिया गया, तो अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों साथ ये भी हो गया, तो उनका पद खाली तो नहीं रह सकता है। तब कौन राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन सी है महान्यायवादी जी, ऑप्शन डी है गृह मंत्री जी। ठीक है, आप लोग अच्छे से सोच और समझ के दोनों करके बताइए और कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तब कौन राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ये आपको भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यही आपको राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, और यही आपको सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वही आपको राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इनको शपथ, राष्ट्रपति जी को शपथ और गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ होगा सदस्य नहीं होता है। ये आपको बताना है कि भारत के किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है विधानसभा में, या ऑप्शन डी है विधान परिषद में। अच्छे से सोच समझ के बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, या ऑप्शन डी है विधान परिषद। चलिए आपको सही जवाब मैं बताता हूं। जो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और वो अपने सदन की अध्यक्षता भी करते हैं, लेकिन वो उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। वो तो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के एक उच्च मतलब एक राज्य के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अपने राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति जी को, या ऑप्शन डी है महान्यायवादी को। अच्छे से सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, तो एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो ये आपको भारत के राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, जिस राज्य में ये अपॉइंट होते हैं उच्च न्यायालय में, वहाँ इनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल जी। ठीक है, और राज्यपाल को ये जो उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है,
राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आप बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन हेड भी एक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसी राज्य सरकार का, वो कौन होता है। ऑप्शन ए है जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यपाल, या ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जी जो हैं इसके संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। ये याद रखिएगा, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये आपको राज्यपाल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। चलिए एक आसान क्वेश्चन, आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को, लेकिन अब तो ख़त्म हो चुका है, अब तो नीति आयोग हो गया, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाते हैं कोई कोई एग्ज़ाम में, जैसे पुलिस में चाहे डिफेंस लाइन में। तो आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1955 में, या ऑप्शन डी है 1960 में। ठीक है, आप लोग बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छे से बताइए, सोच समझ के इसका सही जवाब क्या होगा। कि भारत में योजना, जो योजना बनाते हैं किसी के लिए, कोई चीज़ बनाने के, रोड या फिर डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1945 में की गई थी, ऑप्शन बी है 1950 में की गई थी, ऑप्शन सी है 1955 में की गई थी, या ऑप्शन डी है 1960 में की गई थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन इनको हटा के 2014 में 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से आपको नीति आयोग की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। आपको बताना है कि भारत में जो है राष्ट्रीय, जो मतलब राष्ट्र का, पूरे भारत का सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति जी, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति जी, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश जी, या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति जी, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति जी, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश जी, या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जी। चलिए आप लोग मैं अब जवाब दे रहा हूँ, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री जी जो है ना वही है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और आपका एक मैराथन है, डेली मैं एक मैराथन लेकर आता हूँ क्वेश्चंस का, जिसमें स्टैटिक पार्ट होते हैं और करेंट अफेयर्स भी होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो आप बताना है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी थी, प्रणाली, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम की सिफारिश, रिकमेंड किसने की थी। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता जी ने, ऑप्शन बी है अशोक राय मेहता जी ने, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी जी ने, या ऑप्शन डी है बीबी गिरी जी ने। आपको अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता जी, ऑप्शन बी है अशोक राय मेहता जी, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी जी, ऑप्शन डी है बीबी गिरी जी। विकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन सिस्टम की सिफारिश, ये आपको बलवंत राय मेहता जी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सॉरी, ये भी मिस प्रिंट है, माफ़ी चाहूँगा। 2 क्वेश्चन इस वीडियो में मिस प्रिंट हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। सॉरी, और आज का मैराथन यहीं पर होता है एंड। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा चैनल है देवी गंगा क्लासेस, उसको। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दिए, ताकि जो भी मैं पहला वीडियो बनाऊंगा आपके मोबाइल पर पहला नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप लोग अच्छे से कंटेंट मिल सके, करंट अफेयर्स का अपडेट मिल सके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल सके। चलिए चलते हैं, इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर, इस वीडियो को। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं।